तो आइए बेटे देखते हैं कि आगे पशु प्रजनन में क्या होता है कि एक ही नस्ल के पशु के मध्य प्रजनन होता है तो वह प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन। तो यह भी आपको याद रखना बेटे कि एक ही नस्ल के पक्षों के बीच में अगर प्रजनन करवाया जाता है तो ऐसे प्रजनन को इंट्रा ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन कहलाता है। और यदि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन करवाया जाता है तो उसे बही प्रजनन कहते हैं। तो ये दो प्रजनन याद कर लेना बेटे, एक तो अंतः प्रजनन और एक बही प्रजनन। बिल्कुल सिंपल है, अगर एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में प्रजनन हो रहा है तो इसे तो अंतः प्रजनन कहेंगे, और अगर अलग अलग नस्लों के बीच में प्रजनन हो रहा है तो बेटे ये संकरण के माध्यम से करवाया जाएगा तो उसे अपन बही प्रजनन कहेंगे। तो आइए अपन यहां से प्रजनन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो बेटे सबसे पहला प्रजनन आया है अंतः प्रजनन। तो बेटे अंतः प्रजनन में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एक ही नस्ल के जंतु होंगे, ऐसे नस्ल जो दिखने में आकार में गुणों में समान होती है वह एक ही नस्ल कहलाती है। तो अंतः प्रजनन में याद करना बेटे कि अंतः प्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल के अधिक निकटतम व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम होना। संगम होने का माने होता है बेटे जनन, है ना, संगम होना या जनन। अब यहां पर ये व्यक्ति नहीं होंगे बेटे, यहां पर इसकी जगह पर आप क्या ले लीजिएगा, पशु ले लीजिएगा। तो अंतः प्रजनन का माने बस ये वर्ड याद कर लो कि एक ही नस्ल के जो अधिकतम निकटतम होंगे बेटे, है ना, जो सबसे ज्यादा, जैसे बकरी है बेटे कई सारी नस्लें होती है, तो एक विशेष नस्ल की बकरी के जो 4 से 5 पीढ़ियां हैं उनके बीच में लगातार अगर जनन हो रहा है तो इसे अंतः जनन या अंतः जनन पशु प्रजनन कहेंगे। एक ही नस्ल से उत्पन्न किस्म, ये ध्यान रखना बेटे, का जो नर और उत्तम किस्म की मादा को पहले अभी निर्धारित किया जाता है तथा जोड़े में उनका संगम कराया जाता है। पहले यह चुना जाता है बेटे कि एक ही नस्ल में जो उत्तम गुणों वाला नर होगा उसी नस्ल में बेटे उत्तम गुणों वाली जो मादा होगी, पहले इन्हें चुना जाएगा और फिर इस जोड़े के बीच में अंतः प्रजनन करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, उसमें उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी ना बच्चों, तो यह संतति अब उन माता पिता की तरह ही उच्च गुणों वाली बनेगी, ध्यान रखना। तो एक बार देख ले, तो ऐसे संगम से संतति उत्पन्न होती है, उस संतति का जो मूल्यांकन किया जाता है कि इसमें गुण कैसे होते हैं। तो बेटे ये तो पहला था हमारे पास में अंतः प्रजनन। तो याद रखना अंतः प्रजनन क्या है कि अंतः प्रजनन का माने ये होता है बच्चों कि एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच में किया जाने वाला प्रजनन। अब बेटे इसमें एक उच्च गुणों वाले नर को चुना जाता है, उच्च गुणों वाली मादा को चुना जाता है और फिर इनका संगम करवा दिया जाता है और जो संतति उत्पन्न होती है फिर उसके गुणों का निर्धारण किया जाता है कि इनमें गुण माता पिता के अनुसार किन कौन कौन से होते हैं। तो ये तो था अंतः प्रजनन। उसके अलावा बेटे इसमें क्या क्या होना है कि पक्षों में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय व भैंस हो, अधिक दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। तो यह भी याद रखना बेटे कि पक्षों में जो श्रेष्ठ मादा होगी वह सामान्य गाय या भैंस से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती है। अंतः प्रजनन संयुग्मता को बढ़ावा देता है ना, होमोगेमस को बढ़ावा देगा। होमोगेमस का माने यह होगा बेटे कि जो है उसमें एक ही नस्ल के नर और मादा जो होंगे, जो आकार वगैरह में समान होंगे, तो उसमें यह प्रजनन करवाया जाएगा। यदि हम किसी प्रकार के पशु में शुद्ध वंश क्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन ही आवश्यक होगा। यानी बेटे शुद्ध वंश क्रम का माने यह है कि एक ही वंश के नर और मादा के बीच में अगर आप प्रजनन करवाते हो तब जाकर उसका शुद्ध वंश बनेगा, वरना तो बेटे अगर अलग अलग वंश के जंतु रहेंगे तो शुद्ध वंश प्राप्त नहीं होगा। तो यह याद रखना, यहां भी अंतः प्रजनन आवश्यक होता है। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों को संचय में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में भी मदद करता है। यानी जो श्रेष्ठ किस्म की जो जीन है उनको तो बेटे जोड़ा जाएगा अंतः प्रजनन के माध्यम से, और जो निम्न कैटेगरी की जो जीने हैं यानी वांछनीय जीनों, कम वांछनीय यानी कम इच्छित जो जीने हैं उनको यहां से बेटे निष्कासन में सहायता भी करता है। तो यह भी याद रखना, टोटल एनसीईआरटी के पार्ट है बेटे, आपको याद रखना है कि यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों को तो जोड़ने का काम करता है और साथ में जो कम वांछनीय जीने हैं उनके निष्कासन का भी यह काम करता है। यद्यपि
अंतः प्रजनन में यदि लगातार संतति बनी रहे, विशेषकर निकट तो अंतः प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहां तक कि उत्पादनता घट जाती है और यह अंतः प्रजनन अवसादन कहलाता है। तो यह भी याद रखना बेटे कि लगातार अगर अंतः प्रजनन सतत बना रहे, है ना, सतत बना रहे, तो निकट भविष्य में क्या होगा कि एक तो जनन क्षमता में कमी आ जाएगी और साथ में उत्पादकता भी घट जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। तो दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है बहिर्प्रजनन, है ना। क्या याद करना बेटे? बहिर्प्रजनन। तो अब बहिर्प्रजनन क्या है? तो बिना किसी संबंध वाले पक्षों के मध्य, बिना किसी संबंध वाले, यानी ये वर्ड याद रखना बेटे। बहिर्प्रजनन का माने या तो न्यू याद कर ले बिना किसी संबंध वाले, या ऐसे याद कर ले बेटे अलग अलग नस्ल के, है ना, ये ध्यान रखना। दोनों आप याद कर सकते हैं, अलग अलग नस्ल के या बेटे जिनका कोई संबंध नहीं है आपस में, ना तो गुणों में कोई संबंध है, ना ही साइज में कोई संबंध है, ना ही कोई आकृति में कोई संबंध है। तो बेटे याद रखना कि बिना किसी संबंध वाले पक्षों के मध्य होने वाला प्रजनन क्या कहलाएगा? बहिर्प्रजनन कहलाता है। यह याद रखना बेटे, बहिर्प्रजनन कहलाता है। इसमें एक नस्ल की यानी पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए अथवा भिन्न भिन्न नस्ल की व्यष्टियां भाग लेती है। तो याद रखना बेटे, इसमें एक नस्ल की यानी जिसका पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए, या भिन्न भिन्न नस्लों की व्यष्टियां, क्या माने? जनसंख्या भाग लेती है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें बेटे कि बहिर्प्रजनन क्या है कि बिना किसी संबंध वाले पक्षों के मध्य होने वाला प्रजनन, या बेटे आप याद कर लें कि अलग अलग नस्लों के पशुओं के बीच में होने वाला प्रजनन। तो प्रजनन में बेटे जो जनसंख्या होगी ये क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, यानी नर प्रजनन या फिर भिन्न भिन्न प्रजातियों की जो है जनसंख्या भाग लेती है। तो कोई ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, यानी बहिर्प्रजनन। तो बेटे बहिर्प्रजनन में आपको यह याद रखना है कि इस प्रजनन में अलग अलग नस्ल की जो जातियां हैं या जनसंख्या है वह भाग लेगी। तो बेटा बिना किसी संबंध रखने वाली जंतु या फिर जो है बेटे अलग अलग जनसंख्या वाले या अलग अलग नस्ल के जंतुओं के बीच में जो प्रजनन करवाया जाता है उसे बहिर्प्रजनन कहते हैं, बहिर्प्रजनन कहते हैं। उसके बाद में आता है बेटे बहिर्संकरण। वो तो बहिर्प्रजनन था, अब क्या आता है? बहिर्संकरण। तो यहां देखो बेटे, एक ही नस्ल के भीतर पक्षों के संगम की यह क्रिया बहिर्संकरण कहलाती है। यानी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो प्रजनन था जहां पर बेटे अलग अलग नस्ल के जंतुओं को लिया जाएगा, लेकिन जो बहिर्संकरण है उसमें बेटे क्या होगा कि वहां पर वंश जो है वह यहां पर एक ही रहेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं घोड़ा और गधी है, तो बेटे इसके बीच में जो है यहां पर क्या है? संकरण करवाया जाएगा। तो ये क्या हो गया कि नस्ल यानी वंश तो एक है लेकिन प्रजातियां अलग अलग है। तो यहां आप देखिएगा कहलाता है इस संगम के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह संतति क्या कहलाती है? बहिर्संकरण कहलाती है। जैसे आगे खच्चर वगैरह आप याद करेंगे तो यह है। तो बेटे यह है बहिर्संकरण, जिसमें एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया, यानी यहां पर नस्ल एक होगी लेकिन उनकी जातियां अलग अलग होगी और इससे उत्पन्न होने वाली संतति बहिर्संकरण कहलाती है। उसके बाद में फिर आता है बेटे संकरण, यानी बहिर्संकरण, और अब आता है संकरण। तो इस विधि में एक ही नस्ल के, ये ध्यान रखना बेटे, एक ही नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम करवाया जाता है। तो याद रखना बेटे संकरण में क्या है कि नस्लें अलग अलग है, एक नस्ल का तो नर होगा और दूसरी नस्ल की मादा होगी, ये याद रखना। बहिर्संकरण में एक ही नस्ल होती है और संकरण में बेटे नस्ल अलग अलग होती है। तो इस विधि में एक ही नस्ल का श्रेष्ठ नर और दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के बीच में जनन करवाया जाता है और संकरण दो विभिन्न नस्लों का वांछनीय गुणों
के संयोजन में सहायता करता है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रख लें बेटे कि संकरण में क्या होगा कि एक नस्ल की तो मादा होगी और एक नस्ल का नर होगा, तो दो अलग अलग नस्लों के जंतुओं के बीच में बेटे यह संगम यानी जनन करवाया जाता है। संतति जो होगी वह संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है। अब जो संतति बनेगी ना बेटे संकर पशुओं की, उनका जो उपयोग है ये व्यापारिक, जैसे खच्चर बनेगा बेटे इससे। अब खच्चर का उपयोग ना तो कोई दौड़ने में किया करवाया जाता है, बस उसका उपयोग वजन को ढोने के लिए करवाया जाएगा, तो व्यापारिक स्तर पर इनका उपयोग करवाया जाता है। इस विधि द्वारा पक्षियों की अनेक नई नस्लों को विकास हुआ है और इस नस्लों में आप देखिएगा बेटे जैसे हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी भेड़ और मेरिनो रेम्स यानी मेंढा या मेष के बीच संगम करवाया जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटे, हिसरडेल भेड़ ये एक संकर है जो कि पंजाब की तो बीकानेरी भेड़ और जो है मेरिनो रेम्स यानी मेंढे के साथ में संकरण करवाया जाता है। तो ये तो संकरण आपको याद रखना है। चौथा इसके अंदर विधि आती है बेटे, ये है अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट संकरण, तो इसमें आप देखो कि इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर और मादा पक्षों के मध्य संगम करवाया जाता है। अब यहाँ प्रजाति अलग अलग होगी बेटे, वंश यहाँ एक हो सकता है लेकिन प्रजाति अलग अलग होगी। जैसे संकर यानी खच्चर बनाने के लिए एक तो घोड़ी और प्लस गधे का इनका उपयोग किया जाता है। तो यहां आपको याद रखना है कि इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पक्षों के मध्य संगम कराया जाता है और संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है। और एग्जाम्पल है खच्चर। तो खच्चर बेटे किसका संगम है? घोड़ी प्लस गधे का संगम है। ये याद रखना, जो खच्चर होता है ये बेटे घोड़ी और गधे का संगम होता है, ध्यान रखना। तो ये जो खच्चर होता है बेटे इसके अंदर यानी गधे से वजन ढोने की क्षमता आती है और घोड़ी से बेटे इसके शरीर के बड़ा होने और चलने की क्षमता आती है। तो ये याद रखना कि बेटे जो यहां पर अंतर विशिष्ट संकरण होगा उसमें दो अलग अलग प्रजातियों का बीच में संगम करवाया जाएगा। एक प्रजाति का तो नर लिया जाएगा और दूसरे प्रजाति की मादा ली जाएगी और जो संतति यहां पर बनेगी उसमें नर और मादा दोनों के गुण मौजूद होंगे, तो इसको अंतः संकरण विशिष्ट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है बेटे खच्चर यानी मोल। अब ये जो खच्चर होता है ये घोड़ी प्लस गधे का संकरण द्वारा करवाया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला यहां पर अगली टॉपिक आ रहा है बेटे यानी कृत्रिम वीर्य सेचन। यानी कृत्रिम वीर्य सेचन इसको आप बेटे कह सकते हो एआई। यानी इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी बेटे इसको कृत्रिम वीर्य सेचन भी कहा जाता है या कृत्रिम गर्भाधारण भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब ये छोटा सा टॉपिक है बेटे और इसमें आपको क्या याद करना है कि इस विधि के द्वारा एक स्पर्म बैंक होते बेटे, शुक्राणु बैंक होते हैं, वहां से अच्छे नस्ल के जो नर होता है, सांड है या बैल है या अच्छे नस्ल का कोई भैंसा है, तो बेटे वहां से उसके शुक्राणु को लिया जाता है और ये शुक्राणुओं को फिर किसी मादा के योनि के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करवा करके उसे गर्भाधारण करवाया जाता है। तो इसको कहा जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन। तो बेटे या तो जो वीर्य हो ये फ्रेश हो उसको इंटर करवाया जाए या फिर जो वीर्य होता है बेटे सीमन जो होता है उसमें शुक्राणु होते हैं, इनके लिए शुक्राणु बैंक से इनको लिया जाता है और शुक्राणु बैंक में शुक्राणु को अत्यधिक न्यूनतम तापमान पर रखा जाता है ताकि इनका उपयोग लंबे समय तक हो सके। तो बेटे कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है कि इसमें कृत्रिम तरीके से वीर्य को या शुक्राणु को मादा के शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है और उसे गर्भधारण करवाया जाता है। तो इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन यानी इंग्लिश में याद करें तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन। तो देखो बेटे कि कृत्रिम वीर्य सेचन का प्रयोग करने हेतु नियंत्रण प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन, ध्यान रखना, जिस नर का चयन
सेचन एक जनक के रूप में किया जाता है, उसका वीर्य एकत्रित करके और प्रजनक द्वारा ये चयनित मादा के जनन पथ में अंतःक्षेप कर दिया जाता है। यानी प्रजनक का माने होता है डॉक्टर। तो बेटे ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या करना है कि पहले नर के रूप में बेटे किसी को चुनना है, और जिसको नर के रूप में चुना है उससे यूरिया को निकाला जाएगा और उसको एक चुनी गई मादा के जनन पथ के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। एक बात फिर समझ ले बेटे, कृत्रिम वीर्य सेचन यानी चुने गए नर से पहले वीर्य प्राप्त किया जाएगा, सीमन प्राप्त किया जाएगा, और उस सीमन को बेटे डॉक्टरों के माध्यम से या एक्सपर्ट के माध्यम से चुनी गई जो मादा है उसके जनन पथ यानी योनि के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। वीर्य का जो प्रयोग है या तो बेटे तुरंत किया जाना चाहिए या फिर उसे हिमकृत का माने बेटे यानी तरल नाइट्रोजन पर, ये याद रखना, तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो या तो वीर्य को तुरंत प्रयोग में ले लिया जाएगा या इसे हिमकृत करने के बाद प्रयोग में लाना चाहिए, यानी ब्लड बैंकों से इसको प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे देखो, संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब अन्य विधियां कौन कौन सी है? तो संकरों में बेटे एक तो है मल्टीपल ओव्यूलेशन, ये याद रखना, यानी मल्टीपल अंडोत्सर्ग। बेटे आपको याद होगा कि मादा के अंदर एक समय में एक अंडाशय में एक ही अंडा बनता है, लेकिन ऐसी प्रोसीजर बढ़ा दी जाए ताकि उसके एक अंडे में 3 से 4 अंडे बन जाए, तो बेटे उनका निषेचन साथ साथ हो जाएगा, तो फिर 3 से 4 संतति ही उत्पन्न होगी। तो इसको कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी बेटे अंडाशय में एक से ज्यादा पुटकों का या अंडकों का निर्माण होना। दूसरा दे रखा है बेटे एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी भ्रूण का स्थानांतरण। जैसे आपने जिफ्ट और गिफ्ट का तो नाम सुना होगा बेटे, यानी यहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर को बोलते हैं जिफ्ट, है ना। जिफ्ट का माने होता है बेटे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पर जाइगोट को भी किसी मादा के अंदर ट्रांसफर करवा के यह प्रजनन करवाया जा सकता है। आदि तकनीकी की गो पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। तो यह भी आप याद रखना कि बेटे कौन कौन से अन्य विधियां हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन तो मैंने बता दिया कि बेटे चुने गए नर से पहले सीमन प्राप्त किया जाता है और फिर सेलेक्टेड मादा के जनन पथ से उस वीर्य को मादा के शरीर में पहुंचा दिया जाता है जिससे वह गर्भधारण कर लेती है। तो इसको तो वीर्य सेचन कहेंगे। उसके अलावा भी बेटे विधियां हैं जैसे कि मल्टीपल ओव्यूलेशन, है ना, यानी एक अंडाशय से एक से ज्यादा पुटकों का निर्माण होना या एक से ज्यादा बार अंडोत्सर्ग होना, तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन कहलाता है बेटे। नॉर्मल एक समय में एक ओव्यूलेशन होता है बेटे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेज साइकिल के दौरान, और उसी समय एक अंडा बनता है। तो एक से ज्यादा बार अगर ओव्यूलेशन होता है तो एक से ज्यादा अंडे बनते हैं। उसके अलावा बेटे यहां पर है भ्रूण ट्रांसफर, यानी भ्रूण बनने के बाद में उसे किसी सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये विधियां भी पशु प्रजनन में आती है। इस विधि में एक गाय के पुटक परिपक्वन, यह ध्यान रखना बेटे, यानी और उच्च अंडोसर्जन को प्रेरित करने के लिए एक FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। तो याद है ना बेटे FSH, यानी इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसको दिया जाता है। तो याद रखना इस विधि में एक गाय में पुटक परिपक्वन के लिए यानी ओवम परिपक्वन यानी अंडाणु परिपक्वन के लिए उच्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। तो याद रखना बेटे ये जो FSH हार्मोन है इसे पुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, और इस हार्मोन की उपस्थिति में अंडोत्सर्ग भी होता है। अंडोत्सर्ग तो LH के
मौजूदगी में होता है बेटे, एफएसएच हार्मोन की मौजूदगी में एक तो अंड जनन की क्रिया प्रेरित करता है और साथ में यह पुटिकाओं में वृद्धि को भी प्रेरित करता है, ताकि अंडा जितना ज्यादा परिपक्व होगा वह उतना ही ज्यादा अंडोत्सर्ग यहां पर होगा। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे सामान्य प्रतिचक्र एक अंडे, देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटे कि सामान्य प्रतिचक्र एक अंडे की तुलना में जो मल्टीपल ओवुलेशन है उससे कितने अंडे बनेंगे बेटे, 6 से 8 अंडे का उत्पादन होगा। पशु को या तो स्रोत सांड या बेल या कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा संगमित करवाया जाता है। तो अब बेटे जो पशु जिसमें अंडाशय में एक अंडा बनना था, लेकिन बेटे मल्टीपल ओवुलेशन से जब उसमें 6 से 7 अंडे बन रहे हैं, तो बेटे कृत्रिम वीर्यसेचन के द्वारा उसमें 6 से 7 भ्रूणों का निर्माण करवाया जा सकता है। उसके बाद में देखो बेटे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो भ्रूण का ट्रांसफर किया जाएगा ना, वह 8 से 32 कोशिकीय अवस्था वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह भी ध्यान रखना कि कितनी कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का ट्रांसफर किया जाता है। तो बेटे 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में, यह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को जो है बिना किसी शल्य चिकित्सा के एक मादा से बेटे दूसरी मादा के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। उच्च दूध उत्पादन वाली नस्ल की मादाएं और उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गोपशु प्राप्त हुए हैं। तो बेटे ये तो याद रखना कि ऐसी मादाएं जो कि दूध ज्यादा देती है या ऐसे नर जिनसे मांस और शुक्राणु वगैरह ज्यादा मिलते हैं, इनके बीच में बेटे प्रजनन करवाकर एक अच्छी नस्ल के जंतु या अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त कर लिए गए हैं। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे ये टॉपिक था हमारा, बाकी आगे अगले उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो बेटे यहां पर आपको बस ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक, तो ये टॉपिकों को आपको याद रखना है कि पक्षों में किस तरह से प्रजनन करवाया जाता है और किस तरह से अच्छे नस्ल के पशु प्राप्त किए जाते हैं। ओके बेटे, तो आपको मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।